करते हैं सभ्यताओं के बारे में। और सभ्यताओं में हम बात करते हैं राजस्थान की सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता जो राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में मानी जाती है, जिसका समय लगभग हड़प्पाकालीन समय ही माना जाता है। यहाँ से हमें त्रिस्तरीय अवशेष प्राप्त हुए हैं, 3 कालों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा के अवशेष जहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। यहाँ पड़ता है राजस्थान, लगभग इस क्षेत्र में। और राजस्थान में यहाँ एक जिला है गंगानगर और हनुमानगढ़। इस जगह ये जो सभ्यता पड़ती है वो पड़ती है अभी प्रेजेंट टाइम में हनुमानगढ़ में। पहले ये जो सभ्यता थी वो थी गंगानगर में। 1994 में जब गंगानगर से हनुमानगढ़ अलग हुआ तो ये सभ्यता आने लगी हनुमानगढ़ में। 1994 से पहले ये जो सभ्यता थी वो थी गंगानगर में। तो कभी कभी ऑप्शन में हनुमानगढ़ नहीं आके गंगानगर भी आता है, तो गंगानगर भी सही माना जाता है, लेकिन प्रेजेंट जो इसकी लोकेशन है वो है हनुमानगढ़। अब हम बात करें नदी की। यहां से एक नदी निकलती है भारत से और ये इधर से प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। देखिए, पहले जो भी सभ्यता थी, अर्थात जो भी सभ्यताएं थी वो नदी घाटियों के किनारे अवस्थित थी। पहले जितनी भी सभ्यताओं के हम बारे में पढ़ते हैं, जो भी सभ्यता थी वो किसी न किसी नदी के किनारे ही स्थित थी, जहां मनुष्य को पीने के लिए जल, कृषि योग्य जल, उसकी आवश्यकता के लिए जल की भरण पोषण होता था। तो लगभग जो भी सभ्यताएं हैं वो सभी नदी घाटियों के किनारे स्थित है। तो ये जो नदी है इसका नाम है घग्गर। तो ये सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अभी नदियों से कम क्वेश्चन पूछ के लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एनएच से। ये क्षेत्र कौन से नेशनल हाईवे के करीब पड़ता है, ये सभ्यता है वो कौन से नेशनल हाईवे के नजदीक पड़ती है। तो हम बात करें इधर से, गुजरात से एक नेशनल हाईवे जाती है, ये जालोर बाड़मेर होती हुई गंगानगर हनुमानगढ़ से सीधे आगे पाकिस्तान तक जाती है, जिसका नंबर है NH-15। ये NH-15 इसके सर्वाधिक नजदीक होती हुई जाती है, अर्थात इसके नजदीक से जाती है। तो हम बात करते हैं स्थिति के बारे में। स्थिति ये अभी स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। नदी है, ये सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये नदी है घग्गर नदी। यहां से भी क्वेश्चन पुट अप होता है। ये जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात करें नेशनल हाईवे की। तो ये नेशनल हाईवे 15 के पास स्थित है। इसकी जो खोज हुई, वो हुई 1952 और 53 के मध्य। 1952-53 में इसकी जो खोज करता है वो है अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज 1952-53 में की गई। इसका जो उत्खनन कार्य करवाया गया, ये उत्खनन हुआ 1961 से लेकर 69 तक के समय।
और जो इसके उत्खनन करता थे, उत्खनन करता वो है बीबी लाल, एक और है बीबी थापर। बीबी लाल और बीबी थापर। देखिए कालीबंगा सभ्यता से हमें कालीबंगा सभ्यता से हमें त्रिस्तरीय अवशेष प्राप्त हुए। त्रिस्तरीय अवशेष, त्रिस्तरीय अवशेष, 3 काल के अवशेष हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। वो त्रिस्तरीय अवशेष हैं पूर्व हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। इन 3 कालों के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसका जो समय है वो डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने समय की हम बात करें तो जो इसका समय है वो बताते हैं डॉक्टर डीपी अग्रवाल। 2350 से 1750 ईसा पूर्व। और ये बताते हैं कार्बन C14 पद्धति के अनुसार। सर्वाधिक मान्य है कार्बन C14 पद्धति, और कार्बन C14 पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 तक का जो समय है वो डॉक्टर डीपी जायसवाल कालीबंगा सभ्यता का बताते हैं। ऐसे ही चूरू के एक विद्वान है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। यह भी याद रखने योग्य है। सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। पहली थी हड़प्पा, दूसरी है मोहनजोदड़ो, और जो तीसरी है वो है कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा सभ्यता को बताने वाले विद्वान थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। अब हम बात करें सिंधु या कालीबंगा सभ्यता से हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहां से किस समय के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो अब हम बात करते हैं अवशेषों के बारे में। इससे पहले ये जो सभ्यता है वो है सबसे महत्वपूर्ण कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। यहाँ के लोग तांबे में टिन मिलाना जानते थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है वो है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ये जो सभ्यता है वो है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक का मतलब है यहाँ जो सभ्यता है यहाँ से जो लिपि या जो लिखावट प्राप्त हुई है उसको पढ़ा नहीं गया। देखिए प्राचीन काल में, प्राचीन भारत है वो 3 कालों में चलता है।
प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक समय में जो लिपि भी नहीं थी, ज्ञान भी नहीं था, पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन आधे ऐतिहासिक समय में लिपि भी थी, पढ़ना भी आता था, लेकिन उस लिपि को, कुछ लिपियां थी जिनको पढ़ा नहीं गया, लिपियों की भाषा समझ में नहीं आई, इसलिए इस कालीबंगा सभ्यता को आधे ऐतिहासिक सभ्यता की श्रेणी में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता है वो भी आधे ऐतिहासिक सभ्यता और ताम्रलिन सभ्यता है, इसलिए कालीबंगा सभ्यता को आधे ऐतिहासिक सभ्यताओं में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं यहाँ से जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से, तो हम बात करते हैं अवशेषों के बारे में। देखिए, हम कालीबंगा सभ्यता से कृषि के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। खेती से संबंधित औजार, शल्य क्रियाओं से संबंधित कुछ साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। तो हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता के जो साक्ष्य हैं, यहाँ से जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उनके बारे में। अवशेष कालीबंगा सभ्यता से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये अवशेष हैं युगल समाधियां। यहां से हमें युगल समाधियों के अवशेष मिले हैं। समाधान कृषि से जो संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मिली है वो है एक साथ दो फसलें, एक साथ दो फसलें के बोने का हमें यहां से जो साक्ष्य मिला है, गेहूं, जौ, फिर सरसों और चना, इनके भी यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऊंट के साक्ष्य, ऊंट बलि के साक्ष्य, वो भी हमें यहां से कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कृषि के बारे में जो और अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उनमें है जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। जुते हुए खेतों के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला और होता है, मिट्टी से बने हल किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो मिट्टी से बने जो हल हैं वो हमें बनावली सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे हम बात करते हैं, तो यहां से हमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। एक खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसको देख के सोचा या समझा जा सकता है कि यह पहले शल्य चिकित्सा की सुविधा भी यहाँ थी। इसके अतिरिक्त कालीबंगा सभ्यता से मातृ देवी की एक भी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहां से हमें मातृ देवियों की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो उनको देख के समझा जाता था कि ये जो सभ्यताएं हैं वो मातृसत्तात्मक सभ्यताएं हैं। लेकिन कालीबंगा सभ्यता से मातृ देवी की एक भी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ अलंकृत
इसके अतिरिक्त दो पैर वाले बैल की मरण मूर्ति, ये भी यहां से मिली है। ये भी थोड़ा सा मोस्ट है। दो पैर वाले बैल की मरण मूर्ति की सभ्यता से प्राप्त हुई है तो है कालीबंगा सभ्यता। अब हम बात करें, यहां से कुछ कुओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कुओं के अवशेष, कुछ काष्ठ नालियां भी यहां से प्राप्त हुई है जल निकासी के लिए, लकड़ी की जो नालियां बनी हुई थी। तो अब हम बात करें नगर नियोजन के बारे में। तो नगर नियोजन के बारे में हम बात करते हैं जहां से काष्ठ नालियां हमें प्राप्त होती है। तो हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। देखिए, कालीबंगा सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो जालीनुमा ऑक्सफोर्ड पद्धति पर आधारित था। अर्थात जैसे प्रेजेंट टाइम में अपने जयपुर की लोकेशन है, चंडीगढ़ की लोकेशन है, वैसे ही इनको नक्शे के आधार पर बनाया गया था। इसलिए जितने भी जो नगर थे, जितने भी जो गलियां थी, वो यहाँ मुख्य सड़क पे आके निकलती थी। तो हम बात करें नगर नियोजन की। नगर नियोजन, नगर नियोजन था वो था जालीनुमा ऑक्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति। ये जालीनुमा ऑक्सफोर्ड पद्धति क्या होती है? देखिए, ये जो जालीनुमा ऑक्सफोर्ड पद्धति है वो है, ये है मुख्य सड़क, यह है मुख्य सड़क। यहाँ पे मकान बने हुए हैं, यहाँ पे मकान बने हुए हैं, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे। ये जो गलियां हैं ये भी मुख्य सड़क पे आके मिलती थी। फिर यहाँ मकान है, वो मुख्य सड़क की तरफ है, यहाँ मकान है, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, ऐसे ही इधर थे, फिर ऐसे ही इधर। अब इधर से आने वाली सड़क भी मुख्य सड़क में मिल जाएगी, इधर से आने वाले भी मुख्य सड़क में मिल जाएगी, फिर इधर से सड़क आएगी वो भी मुख्य सड़क में, इधर से भी मुख्य सड़क में, फिर यहाँ मकान। तो ये होती है जालीनुमा पद्धति, जहां पे गलियां हैं वो मुख्य सड़क पे मिलती है, आयताकार या जो समकोण पे आके मिलती है वो जालीनुमा ऑक्सफोर्ड पद्धति। तो इस आधार पे यहाँ पे इस नगर की बसावट तो थी। तो यह है जालीनुमा ऑक्सफोर्ड पद्धति। अब हम बात करें टीला। यहां था पश्चिमी टीला, पश्चिमी दुर्ग टीला, और यह पूर्वी नगर टीला। दो टीले थे, पश्चिमी दुर्ग टीला और पूर्वी नगर टीला। यहां बनी हुई थी सार्वजनिक इमारत। पश्चिमी दुर्ग जो टीला था वो पक्की ईंटों से बना हुआ था, पक्की ईंटों के निर्माण से ये बना हुआ था। पूर्वी जो नगर टीला है, पूर्वी नगर टीला, ये कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित था,
कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित या आम जन निवास करता था। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण, इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है, और वो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ लगभग बस्तियां वो कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। गरीब थे लोग, ज्यादा दुर्ग टीले नहीं बने हुए थे, कच्ची बस्तियों में रहते थे, इसलिए इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता, इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है, और वो इसीलिए कहा जाता है। तो ये सबसे मोस्ट है। दीनहीन सभ्यता के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है, तो वो है कालीबंगा सभ्यता। तो अब हमने बात की नगर नियोजन के बारे में। यहां जल निकासी के लिए, जल निकासी हेतु काष्ठ नालियां बनी हुई थी। जल निकासी हेतु काष्ठ नालियां, काष्ठ नालियां, जल निकासी हेतु काष्ठ नालियों का प्रयोग भी कालीबंगा सभ्यता में किया गया था। तो हमने बात की कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो यह है अपनी कालीबंगा सभ्यता। इसके बारे में हमने महत्वपूर्ण जो चीजें पढ़ी है